वसीम रिजवी साहब की सही जगह जेल है और आप सब लोग देखेंगे बहुत जल्दी, हम लोग भी वादा करते हैं वो जेल में ही मिलेंगे और बहुत लंबे टाइम तक, मतलब हमारे हिसाब से तो एक ही जन्म होता है, तो इस पूरे जन्म में जेल में ही रहेंगे, ऐसा मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहा जाए। वसीम रिजवी ने कुरान मजीद की 26 आयत को रिमूव करने की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, सबसे पहले आज उसी पिटीशन की हकीकत पर बात करेंगे। उस पिटीशन का क्या मेयार है, क्या अहमियत है। तो इसलिए मैं पहुंचा हूं एडवोकेट महमूद पराचा साहब के पास, जिनसे आज इस पूरे मुद्दे पर बात करनी है। सबसे पहले आपका स्वागत INN चैनल पर। सवाल सीधा ये है, इस पिटीशन की, इस याचिका की हकीकत क्या है? क्या इस याचिका से कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, या सिर्फ ये हवाबाजी है? देखिए, अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसने अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपनी इंसानियत सब बाज़ार में नीलाम पे लगा दी हो, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो इंसान अपने परिवार को भी बेच सकता है, वो इंसान अपनी माँ को भी बेच सकता है, वो इंसान अपने ज़ाती मफाद के लिए अपनी बेटी को भी बेच सकता है, वो इंसान अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने बेटे को भी बेच सकता है। और जो हिस्ट्री है उसमें ऐसी मिसालें एक नहीं हज़ारों आती हैं कि जहाँ कमज़र्फ़ लोगों ने अपनी माँ, अपने मुल्क, अपने ईमान, अपनी बेटियों तक को सड़क पे खड़ा होकर नीलाम किया, जिससे वो कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता, इसमें मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं। ये तो हज़ारों लोग ऐसे रहे हैं, हज़ारों लोग ऐसे आगे भी आएंगे, पैदा होंगे और मर जाएंगे। आप कह रहे हो उसमें से एक वसीम रिजवी भी है? अगर खुल के कहा जाए, अगर खुल के कहा जाए तो उनके जैसे भी जितने हज़ारों लोग ऐसे आए हैं, उनमें से सबसे कमज़र्फ़ लोगों में से एक वसीम रिजवी भी है। उस कैटेगरी के जो कमज़र्फ़ होते हैं उनमें से भी अगर सबसे बड़े कमज़र्फ़ कोई हैं तो उसमें से एक कैटेगरी में ये ज़रूर क्वालिफाई करते हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने, अभी पिछली जो वीडियोस हमने चलाई उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप किसी ऐसे कानून के जानने वाले से इस बात को पूछिए कि इस पिटीशन की, जो ये पिटीशन डाली गई है, इसकी क्या हकीकत है। तो मैं वही सवाल करने के लिए आपके पास पहुंचा कि इस पिटीशन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए, या कानून में क्या प्रावधान है, और ऐसी पिटीशन डालने वालों के ख़िलाफ़ भी कोई सज़ा होती है जो फ़र्जी पिटीशन डालते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन है जी हाँ, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही एक ये एस्पर्शन कास्ट है इस तरह की पिटीशन डालना, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके ही, जैसा मुझे कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। बिल्कुल। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन है कि इस तरह का इस्तेमाल कमज़र्फ़ लोगों के द्वारा किया जा सकता है, और कमज़र्फ़ होने की भी इजाज़त हमारा भारत का संविधान देता है। तो इसमें कोई वसीम रिजवी साहब को कमज़र्फ़ होने के लिए कोई रोक टोक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कमज़र्फ़ी करेंगे तो उनको पूरी छूट तो है संविधान में, लेकिन उसको उनकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, जो आप लोग सभी लोग देखेंगे बहुत जल्दी वो इसकी सज़ा भुगतेंगे। उनको बहुत लंबे टाइम तक, वैसे तो अब टेस्ट ये रह गया कि सज़ा उनकी किस तरह से भुगती जाएगी, कि वो जो वक्फ की चोरियां कर रखी हैं उसके सिलसिले में जेल जाएंगे या इस वाले मुकदमे में जेल जाएंगे, और किस मुकदमे में ज़्यादा देर तक जेल में रहेंगे, यही अब एक विषय रह गया जिस पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन उनकी सज़ा तय है, वो लंबे टाइम तक जेल में रहने वाले हैं, बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहेंगे, क्योंकि उनके जो अपराध हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि देखिए, चाहे ये सरकार उनकी कितनी भी मदद कर रही हो, लेकिन उनकी जो वक्फ की चोरियां इतनी ज़्यादा हैं कि मजबूर होके इस सरकार को भी उनके खिलाफ CBI में इंक्वायरी करनी पड़ी। उनके खिलाफ दर्जन भर से ज़्यादा वक्फ की लूट की, चोरी की मुकदमे हैं। तो शायद उनसे ये काम ये सरकार ही करा रही हो कि हम आपको इन सब चोरियों से बचा लेंगे, जो आपने हज़ारों करोड़, आप मतलब, अब तो जो मैंने आपको उनके कैरेक्टर के बारे में तो बता ही दिया, हज़ारों लोग हैं, लेकिन वो उस कैटेगरी में भी सबसे नीचे तरीन में आते हैं। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी जब वो एक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़मीर ही बेच दिया, तो सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, इस केस में तो उनको जेल जाने अभी साफ नज़र आ रहा है। अभी उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस डलवाया था, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही डिसमिस हुआ है वो, पिछले से पिछले हफ्ते। तो
मतलब उनके खिलाफ जो वक्फ की चोरियों का शिकंजा कसता जा रहा है और उनको जेल की सलाखें नज़र आ रही हैं, और जेल की सलाखें भी कोई 1, 2 या 5, 10 साल के लिए नहीं, उनकी सज़ाएं जितने उन्होंने चोरियां की हैं, तो मुझे लगता है उन्हें सैकड़ों साल तक वक्फ चोरी के केस में ही जेल में रहना पड़ेगा। मतलब किसी भी इंसान की उम्र भी सैकड़ों साल नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें सैकड़ों साल तक तो जेल में वक्फ की चोरियों में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं अगर दूसरा जन्म भी वसीम रिजवी ले लेते हैं तो भी वो जेल में ही गुजरेगा। ये तो उनको आपको उनसे ही पूछना चाहिए, वो उनका क्या मानना इस तरह का है कि वो अगर वो दूसरे जन्म में विश्वास रखते हैं तो बेशक उनको, मतलब मुझे लगता है कि दर्जनों जन्म लेने पड़ेंगे अगर दूसरे जन्म में वो यकीन रखते ही होंगे। जब जलाने की बात कह सकते हैं कि मुझे दफनाया ना जाए, जलाया जाए, तो फिर इंशाल्लाह वो उनको सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। इतनी लंबी सज़ा उनको भारत का संविधान और भारत का कानून देने वाला है वक्फ की चोरियों में। पराचा साहब, जिस कम्युनिटी से महमूद पराचा मैं माफ़ कीजिएगा, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है वसीम रिजवी का, हालांकि शिया कम्युनिटी साफ तौर पर कह चुकी है और जो शिया लीडरान हैं, रहनुमा है, वो कह चुके हैं कि शियत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका वसीम रिजवी का, इसलिए ये जो बयानबाजी देते हैं, ये जो बयान देते हैं, उनको शियत से जोड़ के ना देखा जाए और शियों से जोड़ के ना देखा जाए। और कुछ लोग अब जो सुन्नी तबके से आते हैं, वो अब फेसबुक पर, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, हर जगह ऐसे लोग होते हैं, अब वो फेसबुक पर शियों के ख़िलाफ़ बहुत सारी बयानबाजी कर रहे हैं और वीडियोज़ डाल रहे हैं। आप इसको रोकने के लिए भी कुछ कहेंगे? कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी कहने के लिए आज़ाद है, और अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करके ही आदमी बुरी बात कहता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जी, ये कोई अपने आप को बगदादी बताते हैं, वो खलीफा पता नहीं क्या क्या बताते हैं, हाँ, IS के पता नहीं क्या है वो, जो IS है उसके वो बताते हैं बगदादी, और अपने आप को इस्लाम जैसी पाक चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तभी तो उनको कोई पूछ भी रहा है, उनका कोई नाम भी ले रहा है। अगर जो बगदादी अपने आप को कहते हैं वो सिर्फ बगदादी बोलें और वो बोलें कि मैं एक लड़ाई करना चाहता हूँ, तो कोई उनकी तरफ पलट के भी नहीं देखेगा। वो इस्लाम जैसे पाक मज़हब का नाम लेके इतनी घटिया बातें करते हैं बगदादी, तभी तो उनकी तरफ लोग मुतवज्जा भी होते हैं। और जो इस्लाम की दुश्मन ताकतें हैं, जैसे यहूदी हैं, जैसे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो CIA में हैं, मोसाद हैं, ये जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैलाने की एजेंसीज़ हैं, वो उनका इस्तेमाल करती हैं। उसी तरीके से वसीम रिजवी साहब भी हैं। अगर वो शियत का नाम ना लें, अगर वो ये बताने की कोशिश ना करें कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो शिया था, तो आप, मैं और कोई भी उनकी तरफ पलट के भी नहीं देखेगा। तो इसलिए उन्हें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये बताना पड़ता है कि वो शिया हैं। और लेकिन इंसान जो है, हमारे मज़हब में तो साफ़ है, अपने जो कर्म करेगा, जिसका ईमान होगा वही मुसलमान होगा। तो ये तो इंसान के ऊपर है, लेकिन जो उनकी हरकतें नज़र आती हैं उनका तो इंसानियत से ही ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही जो एग्ज़ाम्पल दिया, वो मुसलमान, शिया, सुन्नी या कोई और चीज़ तो बाद में होंगे, पहले वो अपने आप को जानवर की कैटेगरी में तो साबित कर पाएँ कि मैं एक जानवर भी हूँ। क्योंकि जानवर भी जो होता है वो भी अपनी इस प्रकार की घटिया घिनौनी हरकतें नहीं करता है। तो उनको तो बहुत सारे जो इम्पेडिमेंट्स या जिनको मरहले तय करने पड़ेंगे अपने आप को शिया बताने के लिए। पहले वो इंसान, उससे पहले आदमी, उससे पहले जानवर और उससे पहले कीड़ा मकोड़ा, कुछ तो साबित करेंगे, जब भी तो यहाँ तक पहुँचेंगे। पराचा साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें वसीम रिजवी की तरफ से आती रही हैं और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इसको काफ़ी हल्के में लिया। अभी तक इतना ज़ोरों शोर से कोई मुद्दा नहीं उठ पाया। लेकिन अब बात कुरान की है। कुरान में से जो 26 आयतें वसीम रिजवी निकालने की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने तीनों खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया है, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक डिवाइड करने की ही बात है, और जिस तरह से वो इंटरव्यू वायरल कराया गया? देखिए, कुरान की बात वसीम रिजवी के साथ जोड़ के करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई समझदारी का काम नहीं है। वसीम रिजवी एक अलग टॉपिक है। कुरान, ईमान, शियत, सुन्नी और दूसरी चीज़ है, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम एक चोर का जिक्र कर रहे हैं तो सिर्फ चोर का ही जिक्र करें, हालांकि सहारा वो उसका ही ले रहा है। चोर तो किसी चीज़ का भी, जो मैंने आपको बताया उनकी शख्सियत क्या है,
कि जो अपनी माँ बहन बेटी अपने परिवार को अपने ज़ाती मफाद के लिए बेच सकता है इंसान, तो उसको और एक पाक चीज़ को आपस में मिला के डिस्कस करना ही मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं है। वसीम रिजवी साहब की बात करना चाहते हैं या कुरान की? अगर आप कुरान की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग इंटरव्यू कीजिए। अगर आप खुलफाए राशिदीन की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग इंटरव्यू कीजिए। ये वसीम रिजवी साहब का इंटरव्यू है, इसमें वसीम रिजवी साहब की बात ठीक है। तो फिर आखिरी सवाल वसीम रिजवी से जुड़ा कर लेता हूँ। अब जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी जाना शुरू कर दिया है, इसके खिलाफ पिटीशन भी दायर लोगों ने कर दी है, क्या अब कुछ इनके खिलाफ बड़ा हो सकता है? कुछ ही दिनों में देख सकते हैं हम लोग या अभी नहीं देख सकते? जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता है वसीम रिजवी का, क्योंकि सरकार का हाथ है। नहीं, किसी का भी हाथ हो, हम तो हमारा जो वो है, हमने और हम वकीलों के पास जो ताकत है भारत के संविधान की, और भारत का संविधान इतना ताकतवर है। मैं आप सब लोगों को आपके माध्यम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बात आप सब लोग ध्यान से समझ लें, चाहे हालात कितने भी ख़राब हैं, और हम इसको बार बार साबित कर रहे हैं, चाहे हालात कितने भी ख़राब हैं, चाहे कितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो चुकी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी रेलेवेंस जो है खोता जा रहा है, गोगोई साहब ने ये कही है बात, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें आज भी इतनी ताकत है कि हर एक चोर को, हर एक घटिया आदमी को उसकी सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी है। तो वसीम रिजवी साहब का जो रेस लगी हुई है, जो वो इसमें है कि वो वक्फ की चोरी के केसेस में पहले जेल जाएंगे और सैकड़ों साल तक जेल में रहेंगे या इन केसों में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन केसों में ये वाला केस जो है नहीं जीतेगा। वसीम रिजवी साहब बहुत जल्दी वक्फ की चोरी के केसेस में जेल चले जाएंगे और फिर उन्हें अंदर रहना ही है। अगर ये वाला मुकदमा दर्ज हो या ना हो उनके ऊपर, तब भी उन्हें तो जेल में ही अपनी कई सैकड़ों जो उनके जन्म अगर होंगे तो वो गुजारने हैं जेल में ही। तो इसमें ज़्यादा लंबी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वसीम रिजवी साहब की सही जगह जेल है और आप सब लोग देखेंगे बहुत जल्दी, हम लोग भी वादा करते हैं वो जेल में ही मिलेंगे और बहुत लंबे टाइम तक, मतलब हमारे हिसाब से तो एक ही जन्म होता है, तो इस पूरे जन्म में जेल में ही रहेंगे, ऐसा मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वसीम रिजवी की सीधी जगह जो है वो जेल है। अब रेस इस मुद्दे को लेकर लगी है कि कौन से मामले में वसीम रिजवी पहले जेल जाते हैं। हालांकि ये मामला बहुत बड़ा है क्योंकि इस मामले को वसीम रिजवी ने कुरान से जोड़ा है और अब लोग शांत नहीं बैठेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वसीम रिजवी जेल में होगा, ऐसा महमूद पराचा का कहना है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।